नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। इसके एक के बाद एक नए मामले सामने आते जा रहे हैं। विपक्ष इन मामलों में बीजेपी को घेर रहा है और अब हालात यह हैं कि बीजेपी के पास अपने बचाव में कहने के लिए तर्क ही नहीं बचे हैं। फिलहाल सामने बिहार चुनाव है, इसीलिए बीजेपी को अपने किए की सजा सबसे पहले शायद वही भुगतनी पड़ सकती है, यानी बिहार में ही भुगतनी पड़ सकती है। बिहार में गजब सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसमें एक तरफ एनडीए में अंदरूनी कलह इस कदर बढ़ चुकी है कि बीजेपी के नेता अपने सहयोगियों को मनाने के लिए चक्कर काट रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अकेले पड़ रहे हैं। आज ही जेडीयू के पुराने बड़े नेताओं ने आरजेडी ज्वाइन कर ली। जेडीयू के सीनियर नेता और पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और पूर्व विधायक राहुल शर्मा आरजेडी में आज शामिल हो गए। इसके साथ ही ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, ये सब, और इसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसके पूर्व प्रत्याशी अजय कुशवाहा भी आरजेडी में शामिल हो गए। ये शामिल करवाते हुए तस्वीर आप देखिए, और ये तीन वरिष्ठ नेता अपने दलबल के साथ, अपने समर्थकों के साथ यहां शामिल हो गए। आरजेडी में, राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। इधर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में अब कई लाख देकर टिकट बांटने के आरोप लग रहे हैं, जिससे प्रशांत किशोर का खेल शुरू होने से पहले ही खत्म दिख रहा है। बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों को पीके से उम्मीद थी कि महागठबंधन के वोट काटने में प्रशांत किशोर मदद करेंगे, लेकिन अब यहां भी निराशा हाथ लगी है। उधर चिराग पासवान अब खुलकर मोल भाव कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी नेता एक नहीं बल्कि चार बार उनके घर के चक्कर काट रहे हैं। कल तो नित्यानंद राय ने चिराग की मां तक से मुलाकात की ताकि कोई हल निकले, मगर चिराग पासवान इस बार नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी को भी बड़ा झटका दे सकते हैं। बिहार चुनाव में अब महीना भर भी नहीं बचा है, ऐसे में बीजेपी किस तरह हालात संभालेगी ये पता नहीं। और उधर बाकी राज्यों में भी बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में दलित की मॉब लिंचिंग हुई, आपने देखा, और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, और फिर सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर जूता फेंका गया, और हरियाणा में एक दलित आईपीएस अधिकारी ने जाति सूचक अपशब्दों और मानसिक प्रताड़ना का शिकार होकर अपनी जान दे दी, जिस पर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे मोदी को संबोधित कर चेतावनी दे दी है। एक पोस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ लिखा है, सबसे पहले उसे आपके सामने लाना चाहता हूं। उस पोस्ट में देखिए, लंबा चौड़ा पोस्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए आपके सामने हम ये रख रहे हैं। जरा इसको और अगर जूम इन कर सकते हैं तो कीजिए, ताकि पढ़ने में बने। यहां लिख रहे हैं साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे, नरेंद्र मोदी जी, यहां लिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 2023 के बीच दलितों के अपराधों में 46% की बढ़ोतरी हुई है। आदिवासियों के खिलाफ 91% अपराध बढ़े हैं। और हरियाणा में आईपीएस अधिकारी से जातिगत भेदभाव, हरिओम वाल्मीकि की प्रताड़ना, सीजेआई पर हमला और उसको जायज ठहराने की भाजपाई सोच, और भाजपा शासित राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में दलित बुजुर्ग महिला कमला देवी रैगर पर अत्याचार, ये सभी ताजा घटनाएं सिर्फ अलग अलग वारदातें नहीं हैं, बल्कि आरएसएस और भाजपा की सामंतवादी सोच का खतरनाक प्रदर्शन है। यह सिलसिला भारत के संविधान, सामाजिक न्याय और समानता के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला है। दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित समाज को डराकर दबाने की यह राजनीति लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। भारत संविधान से चलेगा, न कि किसी कट्टर विचारधारा के फरमान से। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, और आप इन पर अपनी आंखें बंद कर अपने ही तमाशों में व्यस्त हैं। ये बात यहां लिख रहे हैं खड़गे जी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे यहां मोदी पर तमाशों में व्यस्त रहने का आरोप लगाया है दोस्तों, और एक तरह से पोल खोल कर रख दी है। जाति के नाम पर प्रताड़ना की ये घटनाएं गवाही दे रही हैं कि संविधान सम्मान, बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान, ऐसी जितनी बातें मोदी सरकार करती रही है उनमें कोई दम नहीं है। और यहां पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी
इन तमाम नेताओं ने जिस तरह से सामाजिक न्याय की बात की है, जाति जनगणना को करवाने के दावे करते हैं और आरक्षण को बढ़ाने की हिमायत करते हैं, वो अब कितनी जरूरी हो गई है इसका उदाहरण यहां सामने है जो कुछ चल रहा है। दलित उत्पीड़न की इन घटनाओं का बिहार चुनाव पर भी असर पड़ेगा, यह साफ जानिए। और इन सब के बीच बिहार में लगातार सत्ता पक्ष का कुनवा जो है वो कमजोर हो रहा है और कैसे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को चुनौती मिल रही है। एक वानगी और आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जब आज 3 वरिष्ठ नेताओं ने आरजेडी ज्वाइन किया तो उस मौके पर क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, जरा उसको सुन लेते हैं फटाफट और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। जनता दल यूनाइटेड में कोई इज्जत और कोई सम्मान नहीं है। कोई भी निर्णय अगर जनता दल यूनाइटेड में लेना होता है तो केवल हमारे मंडल जी ठीक ही कहते हैं कि सारे 3 लोग जो हैं वही निर्णय लेते हैं। और आप देखिएगा धीरे धीरे, हमने पहले भी कहा ये नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। इसी डर से 2022 में आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आए और हम लोगों ने उनको समर्थन देकर के पुनः मुख्यमंत्री बनाया। उनका यही कहना था कि भाजपा के लोग उनके पार्टी को जो है तोड़ रहे हैं। जब महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, झारखंड में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, तो बिहार में भी जो है खेला बीजेपी कर रही थी इसी कारण से। लेकिन अब तो वो हाईजैक हो गए हैं हमारे चाचा और वही सारे 3 लोगों ने बर्बाद कर दिया उनको, उनकी सारी पूंजी को। तो विशेष तौर पे हमको कुछ नहीं कहना है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं संतोष कुशवाहा जी को कि सही समय पे सही निर्णय इन्होंने लिया है। साथ में राहुल जी हैं, बड़े कद्दावर नेता जगदीश जी के सुपुत्र हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अजय कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता हैं। लोजपा से इन्होंने वैशाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा था और हमारे साथ चाणक्य हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इन चारों के आने के बाद अब जो हमारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, खास तौर में जो पूर्वांचल का इलाका है, जो पूर्णिया का इलाका हो, बांका का इलाका हो, कटिहार का हो, जहां पिछले बार थोड़ी बड़ी हम लोगों की पार्टी द्वारा कमी रह गई थी, इस बार उन इलाकों में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये शुभ संकेत है कि आने वाले आगामी। तो सुन रहे थे आप, खासकर सीमांचल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, इस एरिया में हम बहुत मजबूती के साथ, जहां पर हम पिछली बार कमजोर हो गए थे, इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और कैसे अपने कुनबे को बढ़ाते हुए यहां नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने पूरी की पूरी कमान इनको सौंप रखी है और इस वक्त चुनाव का समय है, महीने भर से भी कम का समय। आज तारीख 10 अक्टूबर और 6 नवंबर को पहले ही वोटिंग है, यानी फर्स्ट फेज का मतदान है और 6 के बाद 11 नवंबर को दूसरे फेज का दूसरा और आखिरी, उसके बाद 14 नवंबर को रिजल्ट। लेकिन इस बीच कौन कितना आगे बढ़ता है, कौन अपने कुनबे को कितना मजबूत करता है, यह सब कुछ देखा जाएगा। तो एक तरफ एनडीए में बढ़ती दरार और दूसरी तरफ संविधान विरोधी चेहरा सामने आने के बीच किस तरह बीजेपी बिहार में सीएम बनाने का अपना सपना पूरा कर पाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। और या बिहार चुनाव उसके लिए
स्वप्न डरावना सपना साबित होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। और इन सबके बीच एक बात और जो अभी आप सुन रहे थे वो ये है कि कैसे इंडिया गठबंधन और मजबूत हो रहा है। इंडिया गठबंधन यानी वहां बिहार में महागठबंधन, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए में जो कुछ चल रहा है, कैसे नीतीश और मोदी के सामने चुनौतियां हैं, चुनौतियों का पहाड़ है, और कैसे इसका सामना नीतीश और नरेंद्र मोदी करेंगे। और इन सब के बीच जब दलितों, वंचितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, इन सब की बात, कमजोर तबकों की बात होती है, तो यहां पर सत्ता पक्ष क्यों दूर नजर आता है, इन सब की बात करेंगे। आज चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। देखिए, 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश कुमार सिंह साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं उधर पटना से ही, बिहार से ही प्रेम कुमार जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका करता हूं, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, सीधे आपके पास, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पे हैं और आपसे बेहतर कौन बताएगा कैसे क्या कुछ चल रहा है इधर आरजेडी में। कल आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, ऐसा ऐलान जो अभी तक किसी और ने नहीं किया था, सिर्फ एक आदमी ने किया था, उनका नाम है नरेंद्र मोदी, जो हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात करके आए थे, सत्ता पर काबिज हुए और भूल गए। 15 लाख रुपए भी दे रहे थे हर के अकाउंट में, वो भी भूल गए। लेकिन क्या तेजस्वी यादव के लिए भी यही बात हो रही है कि ये भी उसी नक्शे कदम पे चलेंगे? क्योंकि कल से आज तक में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, इसलिए यह सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पे हैं। एक बात, दूसरी बात, इन सब के बीच यह कुनबा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इस मजबूती के क्या मायने हैं? क्या सचमुच अब सत्ता पक्ष के कई नेताओं को लगने लगा है कि इस नैया से अब उतर जाना चाहिए, दूसरी नाव जो है वो ज्यादा मजबूत है और ज्यादा जल्दी हम पहुंचेंगे किनारे? क्या यह नजर आ रहा है? यानी जेडीयू, फिर लोक जनशक्ति पार्टी, इन सब के नेता जो हैं वो अब आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ ने पिछले दिनों कांग्रेस भी ज्वाइन किया था। क्या कुछ है? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, कल भी हेडलाइन बने थे और आज भी हेडलाइन बने हैं। ये जो बात दिख रही है मुद्दों से और कभी एक्शन से, तेजस्वी यादव इस रूप में दिखे हैं। और आप देखिए, पूरे चुनाव का विमर्श जो है उन्होंने रोजगार पर खींच लिया है। तो जो वादा उन्होंने किया है हर घर में सरकारी नौकरी का, इस पर तो बहस हो सकती है कि कैसे देंगे, संभव है कि नहीं, क्या मोदी जी की तरह इनका भी रोजगार का नारा जुमला होगा, ये तो बहस की जा सकती है। लेकिन ये उन्होंने इस पूरे चुनाव को रोजगार पर ला दिया है। मुझे लगता है इस पर किसी को असहमति नहीं होगी कि अब चाहे उनके नेगेटिव में बोले कि ये कैसे करेंगे ये काम, कहां से लाएंगे पैसा, तब भी आप रोजगार की बात कर रहे हैं। और चाहे आप वो समर्थन में बोले कि भाई इन्होंने तो क्रांतिकारी कदम उठा दिया है, अगर इस काम को कर दिखाया तब तो देश में एक नए किस्म की सियासत जन्म लेगी, तब भी ये क्रांतिकारी बात होगी और रोजगार पर बात होगी। तो बिहार का चुनाव उन्होंने इतनी तेजी से रोजगार पर ला दिया है, कल रोजगार की बात करके, वो उनकी राजनीतिक आक्रामकता को बताता है। और राजनीतिक आक्रामकता की बात करें तो तेजस्वी यादव जो दृश्य आप दिखा रहे हैं, कुशवाहा के नेता, राजपूत के नेता, जो अलग अलग जाति के समूहों के नेताओं को शामिल कर रहे हैं, ये भी आक्रामकता है। और ये आक्रामकता कहीं ना कहीं महागठबंधन की जीत की उम्मीद से भी जुड़ी हुई है। वरना कोई बीजेपी का पूर्व सांसद इतनी आसानी से बिहार जैसे प्रदेश में पाला बदला नहीं करता था। कई कारण होते थे, बीजेपी छोड़ेंगे तो सीबीआई, ईडी, आईटी लग जाएगी, बीजेपी में ही रहो, टिकट मिले ना मिले लेकिन कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे।
ये सारी बातें हुआ करती थी, लेकिन ये मिथक भी बिहार के चुनाव में टूटता दिख रहा है। और जिसका जब भी ऐसी बात हम करते हैं तो हमें राहुल गांधी की वो बात याद आती है, डरो मत। और राहुल गांधी ने डर जो है, मोदी जी का डर देश भर में खत्म कर दिया है, वो कहीं ना कहीं यहां भी नजर आता है। एक बात और है, ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव आक्रामक हैं तो सिर्फ बीजेपी के लिए आक्रामक हैं। भाई गठबंधन के घटक दलों से भी थोड़ा बतिया के देख लीजिए। भाई वो लोग भी आपस में फुसफुसा रहे हैं कि भाई ये तो तेजस्वी हमको मुख्यमंत्री का चेहरा मानने के लिए बाध्य कर रहा है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहा है। लेफ्ट वालों से भी बात करके देखिए क्या करें, ये तो तेजस्वी हमें 35 सीट देने को तैयार ही नहीं है, जहां हम लड़ना चाहते हैं वहां देने को तैयार ही नहीं है। तो अंदर खाने भी बात करें तो तेजस्वी की आक्रामकता और गठबंधन को एकजुट बनाए रखते हुए आक्रामकता, भाई मुकेश सहनी को कौन संभाल सकता है? 60 सीट मांग रहे थे, फिर 30 सीट मांगने लगे, फिर बोले नहीं डिप्टी सीएम तो बनेंगे ही बनेंगे, उसके बावजूद उन्होंने संभाले रखा है, उसमें भी आक्रामकता है। तो एक ऐसे समय में जब एनडीए के भीतर जो बहुत मजबूत पार्टी के नेतृत्व में है, साम दाम दंड भेद के ख्याल से, वहां पर भी ऐसी जुबान सुनने को मिल रही है जिसको कि थोड़ी समय के लिए सही बगावती कहा जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि बगावती वगैरह नहीं है, इसका विश्लेषण करने की जरूरत है। बहुत सारे कारण हैं उसमें, वक्त मिलेगा तो उसका हम भी विश्लेषण कर सकते हैं। वो एनडीए भी टूटने वाला नहीं है, ये हमारा साथ मानना है। वो 2-4 दिन का ये सब चलेगा, लेकिन एनडीए से नेता टूट करके आ रहे हैं महागठबंधन की ओर। ये जो है इसको बिहार की राजनीति में बदलाव की बहती बयार के तौर पर महसूस कर सकते हैं। आरजेडी के दफ्तर चले जाइए, कांग्रेस के दफ्तर चले जाइए, हालांकि दफ्तर तो बाकी दलों में भी, बीजेपी के भी दफ्तर में भीड़ वैसी ही है, लेकिन अपोजिशन जिसके बारे में कहा जाता था कि वो नहीं टिकेगा, और कांग्रेस जैसी पार्टी के दफ्तर में उत्साह होना, भीड़ होना, तीर्थार्थियों की भीड़ होना, ये सब बातें बता रही हैं कि महागठबंधन एनर्जाइज्ड है। और उस एनर्जी का आज जो 2 दिन से हम नजारा देख रहे हैं, क्या दिख रहा है प्रेम कुमार जी, एनर्जाइज होना और ग्राउंड पे समर्थन मिलना, दोनों में फर्क है। क्या समर्थन दिखाई दे रहा है मतदाताओं का? देखिए, आप भी बहुत दिनों से चुनाव को कवर करते रहे हैं, ग्राउंड पर जाते रहे हैं, और ग्राउंड पर जनता को समझना, महसूस करना, कैरेक्टर को समझना जरूरी होता है। तो बातें आ जाएंगी। हम लोग क्या है कि संख्या में सुनने के आदी हो गए हैं कि जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है बताइए, ये सुनने के आदी हो गए हैं। तो उस तरह से बात न करके हम अगर ऐसे बात करें कि जो वोटर्स हैं, वोटर्स साइलेंट होता है, मुखर वोटर तो समर्थक होते हैं, वो वोटर मुखर होते हैं, ज्यादातर वोटर साइलेंट होते हैं, लेकिन फिर भी उस साइलेंस को समझने के लिए जो पारखी पत्रकार होते हैं, जो पारखी लोग होते हैं, उसको समझ पाते हैं। और हर व्यक्ति का दावा होता है कि वो बहुत पारखी है, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा आगे बढ़ करके आप दलित वोटर को लीजिए। दलित वोटर जैसे कि हो गई उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी रैली हुई, उस रैली का उत्साह, इस रैली की दलितों के मन में रहे, क्या मायावती जी की रैली को दोबारा कर पाएंगी? इसलिए जिक्र कर रहा हूं इस रैली का कि ये देश में भले हो, लेकिन बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के हुआ। आपका वीडियो डाउन हो रहा है, आपको रोकूंगा, वीडियो थोड़ा डाउन हो रहा है, रोकता हूं, चलेंगे। कल हालांकि हमने मायावती जी पे बात की है, उस पे भी, और दलित राजनीति और उसमें बिहार में भी इसका बहुत प्रभाव है, और बीएसपी को 1 सीट मिली थी पिछले चुनाव में, ये भी हम जानते हैं, और कुछ पॉकेट्स हैं जहां बीएसपी का अच्छा प्रभाव है उसका बिहार में। और खासकर 3 महत्वपूर्ण घटनाएं, 3 नहीं बल्कि 4 घटनाओं का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में किया है।
जिसमें रायबरेली की घटना, जिसमें सीजेआई के ऊपर जूता फेंकने वाली घटना, इधर हरियाणा की घटना और एक घटना उधर राजस्थान की। ये 4 घटनाओं का जिक्र, और चारों घटनाओं में देखिए कि एक ही पॉइंट, एक ही समानता एक है कि चारों जगह जो प्रभावित है वो दलित है। प्रेम कुमार जी कुछ जोड़ रहे जी। मैं बस वहीं पहुंचने ही वाला था कि ये जो दलित, मायावती जी ने दलित विषयक इन घटनाओं को संबोधित ही नहीं किया, तो क्या इस बिहार के दलित ये नहीं सोचेंगे कि जो दलित की नेता हैं, जिनसे उम्मीदें हैं, उन्होंने आज हम पर जूते चल रहे हैं, हम आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन हमारी नेता मायावती जी की जुबान पे ताले लगे हुए हैं। तो दलित वोटर्स मायावती जी के खिलाफ गुस्सा और प्रदर्शन नहीं करता, बस यही करता है कि 10 से 0 पर पहुंचा देता है। ये दलित वोटर करता है, और बिहार में भी दलितों के बीच में ये गूंज है। वो प्रदर्शन करने नहीं आएंगे, आई लव गवई बोलने नहीं आएंगे, लेकिन उनके मन में गवई के प्रति जितना प्यार है, वो आई लव कहने वालों के लिए उतना प्यार नहीं होगा, ये हम कहना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और सीधे जरा जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए जब बात यहां पर सबसे पहले तो दोनों कुनबों की बात हो रही है, महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एनडीए। चिराग पासवान ने बिल्कुल कहें तो परेशान कर रखा है। अब चिराग की मम्मी जी से भी मुलाकात कर रहे हैं बीजेपी के लोग, एक तरफ वो परेशान कर रखे हैं, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी परेशान कर चुके हैं। आपने कल ट्वीट हमने यहीं पढ़ के सुनाया था, जो ट्वीट वो कर रहे थे। और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा पर परेशान कर रखे हैं, और बीजेपी खुद नीतीश बाबू को परेशान करना चाहती है, यह भी दिखाई देता है। लेकिन नीतीश बाबू का कुनबा इतना मजबूत है आज भी कि वो उनको छोड़ भी नहीं सकती। तो बहुत गडमड है एनडीए में, भले सीटों का बंटवारा हो जाए, लेकिन ओवरऑल एसआईआर करवा के भी देख लिए, एसआईआर का जो कुछ है सुप्रीम कोर्ट में, वो सब उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। जरा आपसे समझना चाहता हूं बिहार की सियासत कैसे देखा जाए। और जो जेडीयू के लोग आरजेडी में आए हैं, उसका सीधी वजह यह है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने कुर्सी में बैठे बैठे रिटायर कर दिया, उनको कैंडिडेट ना बनाकर। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नीतीश कुमार चुनाव में जा रहे हैं और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है। तो उनकी दावेदारी खत्म हो गई, और जिस तरीके से उनका पब्लिक अपीयरेंस होता है, जिस तरीके से उनको लगता है कि वो स्वस्थ नहीं है, उससे भगदड़ मचना लाजमी है, और भगदड़ मच रही है। नीतीश कुमार का मैं पहले भी कह चुका हूं कि नीतीश कुमार अब रिटायरमेंट की तरफ है, और उनके साथ वही होगा जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ। एकनाथ शिंदे की अभी उम्र बची राजनीति में, नीतीश कुमार के पास वो एडवांटेज अभी नहीं है। तो नीतीश कुमार को सीएम रहते हुए बीजेपी ने जो रिटायर किया वो अच्छी रणनीति नहीं है। और एनडीए के कुनबे में मैं बीजेपी और जेडीयू दोनों की मिला के बात कर रहा हूं कि नीतीश कुमार की कितनी भी खराब हालत हो, सबसे बड़े मास लीडर बिहार में पूरे एनडीए कुनबे में आज भी नीतीश कुमार ही हैं। चुनाव में क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन आज की तारीख में वही हैं। उन्हीं के बल पे बीजेपी चुनाव वहां पे लड़ रही है, लेकिन बिना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए हुए। तो बहुत साफ संकेत है जेडीयू के लोगों को कि नीतीश कुमार अब चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, रिटायरमेंट होगा उनका। तो जाहिर सी बात है कि लोग छोड़कर जाएंगे। दूसरा कि बीजेपी के सामने दिक्कत क्या है वहां पे, या नीतीश कुमार के सामने क्या दिक्कत है। नीतीश कुमार वक्फ वाले मामले पे कोई स्टैंड नहीं ले सकते। नीतीश कुमार घुसपैठिए के मामले पे कोई स्टैंड नहीं ले सकते जो बीजेपी लेती है। लेकिन उनकी गिनती उसी में होगी
क्योंकि बीजेपी के साथ खड़े हैं। नुकसान उसका उनको होगा, तो वो नुकसान एक होना है उनका। तो नीतीश कुमार का जो आधार है वो अब सिमट रहा है। उनके ऊपर मुसलमानों ने विश्वास करके देख लिया, वो बार बार उन्होंने धोखा दिया, आरजेडी को वापस गए, तो वहां से उनका विश्वास टूटा है। दूसरी तरफ आरजेडी ने अपना प्रभाव बढ़ाया है। आरजेडी और कांग्रेस ने अपना जो सोशल बेस है उसमें विस्तार किया है। अब वो केवल मुस्लिम यादव पार्टी नहीं है। आज भी जो लोग ज्वाइन किया, आप देखिए कि किस समाज के आए हैं। तो वहां पे राहुल गांधी इलेक्शन से 1 साल पहले से वहां जाते रहे संविधान सम्मान सम्मेलनों में, और वो वहां पे बार बार जातिवाद जनगणना, बार बार आरक्षण की लिमिट और सामाजिक न्याय को की बात करते हैं। ये सामाजिक न्याय का मुद्दा, जातिवाद जनगणना, आरक्षण की लिमिट बढ़ाना, और जो तेजस्वी ने कल घोषणा की कि वो हर घर को, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, इससे बीजेपी का जो आधार अब तक नीतीश कुमार का था उसमें बड़ा डेंट आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आरजेडी के बेस में विस्तार होगा यहाँ से। और सबसे बड़ी बात, जो लोगों में गुस्सा पैदा होगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो जूता फेंकने की घटना हुई है, उसके साथ 2 और घटनाएं हैं, हरिओम वाल्मीकि घटना रायबरेली की, और जो एक आईपीएस ने आत्महत्या की है, उसको आत्महत्या करने में मजबूर किया गया, वो पुलिस सर्विस का रोहित वेमुला बनेगा। तो ये गुस्सा जो है वो बिहार में है, खासकर चीफ जस्टिस को लेकर, और इस गुस्से का असर हम देखेंगे बिहार के चुनाव में भी। तो कुल मिला के जो विस्तार हो रहा है वो बीजेपी के लिए परेशानी है। वो नए सिरे से नए इक्वेशंस बिहार में बनाएगा। एसआईआर का मुद्दा, उस पर हम लोग अभी सेकंड राउंड में आऊंगा तो बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल उस पर बात करेंगे। एसआईआर बहुत जरूरी है, उस पर बात करना चाहिए। जरा आना चाहता हूं जल्दी से, मुकेश जी के पास आना चाहता हूं। मुकेश जी, आप कैसे देखते हैं बिहार के पूरे, क्या पूरा गडमड दिखाई देता है या क्लियर है पूरा का पूरा पिक्चर? अनम्यूट कीजिए प्लीज। अभी तो आवाज आ रही थी आपकी अच्छी, थोड़ी देर पहले। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, दोबारा जुड़ जाइए उसी लिंक से। और तब तक सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। सुनील जी, क्या लगता है आपको बिहार की राजनीति को, बिहार के भौगोलिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं, आज की तारीख में 10 अक्टूबर 2025, जबकि 6 नवंबर को पहला चुनाव होना है, क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? धन्यवाद राजीव जी। आज के चुनाव को इस समय, जब आज के दौर में जो चुनाव हो रहे हैं, उसका मूल्यांकन 2 तरह से होना चाहिए मेरी अपनी समझ से, कि प्रबंधकीय क्षमता किसके पास बहुत ज्यादा है और जन समर्थन किसके पास बहुत ज्यादा है, या दोनों की ताकत किसके पास बहुत अधिक है। निश्चित रूप से एनडीए जो आज बिहार में है, उसके पास 20 साल का जो इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार जी की जो विश्वसनीयता है, गुड गवर्नेंस के नाम पर उनकी साख है, उसमें उनकी जो क्रेडिबिलिटी रही है उसमें गिरावट आई है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त इनकम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी के पास लीडरशिप की क्राइसिस है। अब भारतीय जनता पार्टी और पूरा का पूरा एनडीए, वह निर्भर करता है नीतीश कुमार जी के पास। नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता से बिहार की राजनीति से कोई इनकार नहीं कर सकता, किया भी नहीं जा सकता है। इसकी वजह मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी के पास एक जन समर्थन है, और उन्होंने अपना जन समर्थन तैयार किया है, बनाया है। इससे भी हम आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो 2005 से लेकर के लगातार 2005 में, 2010 में प्रचंड रूप से उनका जन समर्थन सामने आया, 2015 में जन समर्थन सामने आया, उसमें लगातार अब गिरावट होने लगी है। 2020 के विधानसभा के चुनाव में उसमें गिरावट आई, और वह कभी भी उभरती हुई नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन उसके दूसरी तरफ सत्ता से बाहर होने के बाद आरजेडी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है,
और जो आरजेडी बुरी तरह से खारिज कर दी गई थी वह लोगों के बीच में लोकप्रिय होती नजर आई। और 2020 का विधानसभा चुनाव इसका परिणाम है, 2024 का लोकसभा चुनाव इसका परिणाम है कि पिछले 2 चुनावों में पार्टी 0 पे लगभग आउट हो गई थी वहां बिहार की राजनीति। और वो उसका जो जन समर्थन है वह जन समर्थन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसका कारण मैं ये मानता हूं कि जो तेजस्वी यादव और वामपंथी दल और कांग्रेस, इन तीनों दलों ने मिल करके लोगों के बीच में यह प्रभाव डालने में सफल रहे हैं कि वह एनडीए सरकार के खिलाफ विकल्प के रूप में उभरने के लिए या विकल्प के रूप में सामने आने के लिए एक विश्वसनीयता है उनके पास, उनके बीच में एका है। और वह मुद्दों के साथ, सामाजिक समीकरणों के साथ और अपने जो उनका वोट बैंक है उसके साथ मिल करके वह यूनाइटेड है, एक साथ है। इसके साथ ही साथ उन्होंने लोगों के बीच में जो चुनावी वायदे किए हैं वह भी अपील करने वाले हैं। आप इसका अंदाजा इसे लगा सकते हैं कि 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने लोगों को नौकरी का आश्वासन दिया था। एनडीए इस तरह कोई आश्वासन नहीं दे पाई, और जब उन्होंने नौकरी देने का आश्वासन दिया था उस समय भी जेडीयू के लोगों ने, खासतौर से नीतीश कुमार जी ने उनका मजाक उड़ाया कि पैसा कहां से लाएगा, बाप के घर से लाएगा, क्या क्या उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया था। लेकिन युवाओं ने जबरदस्त तरीके से उनको मतदान किया और एनडीए एक बनती हुई सरकार उनके हाथ से फिसल गई। उसके तमाम आरोप लगाए जाते हैं। सुनील जी, कल आपने जीतन राम मांझी के ट्वीट को देखा कि नहीं? देखा जो नीतीश बाबू जो पहले कह रहे थे बाप से पैसा लेके आएगा, वैसे ही कल मांझी जी ने वैसे ही ट्वीट किया है। दरअसल हिल गए लोग ना, इन लोगों ने जो पैसे बांट करके एक अति आत्मविश्वास हासिल किया था तेजस्वी की इस घोषणा के बाद कि प्रत्येक घर को नौकरी दी जाएगी, माने लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को नौकरी दी जाएगी, 2.5 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। यह आश्वासन और यह वायदा इसने एनडीए के पूरे गणित को हिला दिया। इनको ये लग रहा था कि ये 10,000 रुपया देकर के 10,000 रुपया आपने दे दिया, देंगे कि नहीं देंगे ये भी बड़ा सवाल है। और जो मांझी साहब ये सवाल उठा रहे हैं कि पैसा कहां से लाएगा, तो ये सवाल तो नीतीश कुमार से पहले वो पूछ लें कि 2.5 लाख करोड़ रुपया कहां से लाएंगे जो पैसा उन्होंने बढ़ाया है, उसका वो विवरण निकाल लें और कितना प्रतिवर्ष उसके ऊपर खर्चा आएगा वो भी निकाल लें। इस बिना पर कि वो पैसा आएगा कहां से, हुआ तेजस्वी यादव के आश्वासन को, तेजस्वी यादव के चुनावी वायदे को आप खारिज नहीं कर सकते। क्योंकि आप ये सोचिए कि लगभग 34% 35% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी उस राज्य में 10,000 रुपए से भी कम है। उनके परिवार में और यह नौकरी 10,000 रुपए देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, नौकरी का हिस्सा। वजह इसकी है कि नौकरी का मतलब सालों साल एक मुफ्त आमदनी और एक तरह की सामाजिक सुरक्षा भी। तो बिहार के लोगों को, खासतौर से युवाओं को यह प्रभावित करता है। लेकिन जो बीजेपी का चुनावी प्रबंधन है वह अद्भुत है। उस चुनावी प्रबंधन के को लेकर के राहुल गांधी तमाम तरह के आरोप लगाते रहे। बीजेपी अपने राजनीतिक गतिविधियों से वो साबित भी करती रही है। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी के मतदाताओं को, एंटी इनकम्बेंसी से प्रभावित मतदाताओं को बंटवारे के लिए किस तरह कोशिश कर सकती है वो आपके सामने है। किस दल को चुनाव लड़ा दिया जाए, कैसे वोटों में बंटवारा हो जाए, एंटी इनकम्बेंसी वोट कंसोलिडेट न होने पावे, ये तमाम तरह जितने भी हथकंडे हो सकते हैं सब बीजेपी कर रही है। तो मेरा अपना मानना है कि आज बिहार की जो स्थिति है उसमें जन समर्थन के आधार पर, परिवर्तन के नाम पर लोगों का जो आकर्षण है वह इंडिया दल समूह के पास है। लेकिन चुनावी प्रबंधन वह एनडीए के काट लोग कैसे निकालेंगे ये इनको सोचना पड़ेगा। लेकिन मेरा अपना भी अंतिम बात में बस कर दूं, मेरा अपना ये मानना है कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर होंगे। वह एक भी सीट नहीं जीतेंगे, मैं भी आपसे कह सकता हूं। 243 में एक भी सीट उनके पास जीतने के लिए नहीं है। लेकिन वह ये जरूर है कि वह कितना डेंट करेंगे ये बड़ा सवाल है। और उनको जो जन समर्थन मिलेगा, उनको जो वोट मिलेगा, मुझे लगता है जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं उनकी कोशिश है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो मतदाता है, जो इस सरकार से असहमत है, असंतुष्ट है, उन मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करें। जी
जी बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल राकेश पाठक जी उधर फ्लोरिडा एयरपोर्ट से जुड़े हुए थे, तो मैं इसलिए थोड़ा हड़बड़ी में था क्योंकि उनकी फ्लाइट जो है वो हाँ आ गए। डॉक्टर साहब आपका स्वागत करता हूं। आप अमेरिका फ्लोरिडा एयरपोर्ट पे हैं जैसे आप बता रहे थे। जरा ऑरलैंडो, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि विदेश में क्या चल रहा है। बिहार की चर्चा चल रही है। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, यहाँ जो भारतीय समुदाय है हमारी लगातार हर शहर में इंडियन डायस्पोरा के साथ मुलाकातें हो रही हैं और आज हम शाम तक न्यू जर्सी पहुंच जाएंगे। तो न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कई जगह मुलाकातें अभी होना है। जो भारतीय लोग हैं और आसपास के भी, आप समझिए पाकिस्तानी भी हमें मिल रहे हैं, बांग्लादेशी, नेपाली, इन सब लोगों की नजर देश पर लगी हुई है, भारत पर। और चूंकि बिहार का चुनाव है तो बहुत सारे लोग बिहारी भी हमें यहाँ मिले हैं, तो उन लोगों की चिंता में है कि वहां क्या कुछ होने जा रहा है। वहां जो कुछ हो रहा है उसको हम दूर बैठकर जो समझ पा रहे हैं, दो बातें बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ऐन चुनाव के वक्त में दलितों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, देश के प्रधान न्यायाधीश के साथ जो कुछ हुआ, रायबरेली में एक दलित युवक की हत्या हुई और अभी हरियाणा में एक आईपीएस ऑफिसर ने खुदकुशी कर ली। ये आप कुदरत का कमाल समझें, अपने आप वक्त बदलता हुआ समझें कि इस वक्त बिहार के चुनाव से पहले एक पूरा वर्ग, दलित समुदाय, दलित समाज बीजेपी के खिलाफ आ गया। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक वर्ग, समुदाय मुखरता से अपना विरोध प्रकट नहीं करता और चुनाव के समय उसे दर्ज करा लेता है। बिहार में बहुत बड़ी संख्या है दलित मतदाताओं की और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए उन्हें संभालना एक मुश्किल टेढ़ी खीर हो। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जो मैं दूसरा संकेत दर्ज कराना चाह रहा था वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से सौगातें बांट रहे हैं, लाखों महिलाओं के खाते में पैसे, फिर पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के खाते में पैसे, और ये वो नरेंद्र मोदी है जो इस तरह के पैसे बांटने को या योजनाओं को रेवड़ियां कहते रहे और अब वे खुद रेवड़ी बांट रहे हैं। तीसरा संकेत, जो छोटे दल हैं जिस पर आप लोग शुरू से बात कर रहे थे, मैं टुकड़ों टुकड़ों में सुन पाया, छोटे दल समाज की धड़कन को ज्यादा करीब से देख पाते हैं क्योंकि बहुत सीमित क्षेत्र में या तो उनके एक विधायक हैं, दो विधायक हैं, उन्हें ये समझ में आने लगता है, पदचाप सुन लेते हुए आने वाले समय, तो उनमें जो भगदड़ मचना शुरू हो रही है अभी जो दिखाई दे रहा है, वो भी ये बता रहा है कि बीजेपी और उनके गठबंधन का जो नाव है उसे छोड़कर कूदने वालों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए अपनी साख बचाए रखना इस वक्त, जबकि वे अपनी लोकप्रियता के सबसे निचले पायदान पर, कई सर्वे बता चुके हैं, खास तौर से अगर हम सिर्फ बिहार को ही केंद्रित करें तो बिहार के युवाओं की नजर में, वहां के मतदाताओं की नजर में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय। बेशक राहुल गांधी को मुख्यमंत्री नहीं बनना, राहुल गांधी को वहां कोई चुनाव अपने लिए नहीं लड़ना, लेकिन अपनी पार्टी, अपने गठबंधन, तेजस्वी यादव, उनके राजद और बाकी की जो पार्टियां हैं, उन सबको चुनाव के मैदान में राहुल गांधी की ब्रांडिंग, ये जो पायदान ऊपर गई है राहुल गांधी, उसका फायदा भी मिलेगा। और वोट चोरी का जो जिन्न, जो विक्रम बेताल कंधे पर लद गया है बेताल के रूप में मोदी और बीजेपी के कंधे पर, वो आखिरी दिनों तक उन्हें परेशान करता रहेगा। हो सकता है इसीलिए गिनती की तारीख 14 नवंबर रखी है ताकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती के बजाय, जन्मदिन के बजाय चुनाव नतीजों पर लोगों की नजर रहे। लेकिन वे कितना भी कर लें, हम दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, गांधी नेहरू के बिना हमें कोई मिलता नहीं। हमारी पहचान ये है, हम गांधी के देश से आते हैं, हम नेहरू के देश से आते हैं। आज नोबेल शांति पुरस्कार जिन्हें मिला है वे बेशक अमेरिका परस्त है, बेशक डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में है, उदार उस तरह की औद्योगिक नीतियां, बाजारवादी नीतियों के पक्ष में है, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल पर, उनके बायो में गांधी जी का कोटेशन लिखा हुआ है। प्रशांत जी ने आज सुबह से पोस्ट किया। पूरी दुनिया जान रही है कि वहां भले जो कुछ हो रहा हो, अमेरिका से उनके जो भी रिश्ते, लेकिन एक गांधीवादी तरीके से अपने देश में विरोध करने वाली महिला को नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है। तो गिनती आप भले 14 नवंबर को रख लें, गांधी नेहरू को कोई नहीं बुला सकता। हीरा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। 1 मिनट जी, प्रशांत जी
अनम्यूट कीजिए प्रशांत जी। जी हाँ, सवाल पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर राकेश पाठक से कि हाउडी मोदी का जोश कैसा है वहां पे H1B वीजा में $1 लाख होने के बाद, क्योंकि नरेंद्र मोदी की विदेश जो राजनीति है उसका बड़ा आधार अमेरिका में रहने वाले NRIs देते हैं। जी देखिए, मैं लगातार जो यहाँ बातचीत कर रहा हूँ और जो मेरे शो भी बने हैं उसमें मैंने बताया है, लोगों से बात भी की है, भारतीयों का मनोबल भी इस वक्त टूटा हुआ है। खास तौर से यहाँ जो बसे भारतीय में ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भारत के खिलाफ नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कोट अनकोट कहना चाहता हूँ, यहाँ बसे भारतीय मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भारत के खिलाफ नहीं है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। वे जो कुछ कर रहे हैं वो एक व्यक्ति से बदला लेने जैसी कार्रवाई है, इसलिए यहाँ लोगों में बेचैनी है। आप यहाँ के कारोबार को अगर देखेंगे तो भारतीय समुदाय ने हर क्षेत्र में अपना कारोबार फैला रखा है। हम लोग मियामी में थे अभी एक दिन पहले तक, मियामी में इंडियन रेस्टोरेंट्स, डॉक्टर साहब, राजीव जी, प्रशांत जी, सूने पड़े। हमें दोनों इंडियन रेस्टोरेंट्स में गांधी जी की तस्वीर लगी दिखी, उनकी दीवारों पर गांधी जी की फोटो लगी है, लेकिन वे कह रहे हैं कि ट्रंप और मोदी दोनों की नीतियों से भारतीय समुदाय जो अमेरिका में बसा है उसे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से भारतीयों को अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को वापस भेजा गया, उसको लेकर भी बेहद दुखी और व्यथित हैं भारतीय लोग। और आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चिंता उनकी ये है कि एक तो युवाओं को H1B वीजा की आपने बात कही, $1 लाख कौन कंपनी देगी, कौन बुलाएगा? जो बसे हुए हैं उन्हें वापस भेजने में लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो कुल मिलाकर वो जो तिलिस्म था डोनाल्ड ट्रंप का भी और नरेंद्र मोदी का भी, दोनों अमेरिका में बसे भारतीयों के बीच से टूट चुका है। अब प्रायोजित जो भीड़ है उसकी बात अलग है। हवाई अड्डों पर जो कोई हाथ पकड़कर छू लेता है मोदी को तो कहता है जीवन धन्य हो गया, कोई लिविंग गॉड बताती है, मैं वैसा नहीं। जी प्रशांत जी, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जानता हूं कि आपको अब बोर्डिंग के लिए जाना है और लेकिन आप अपनी याद बोर्डिंग की कतार में ही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हैप्पी जर्नी, आगे बढ़िए और फिर लोगों से बात कीजिए, हिंदुस्तान के बारे में क्या कुछ कहते हैं और सुनेंगे आपके जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आना चाहता हूं सीधे जल्दी से मुकेश जी आपके पास। मेरी आवाज आ रही है मुकेश जी? मुकेश जी की आवाज इधर क्यों नहीं आ रही है? अनम्यूट करके देखिए मुकेश जी, आवाज पहले है? या तो ब्लूटूथ आपने लगाया हुआ है उसको हटा के देखिए, शायद उससे हो ठीक। आवाज थोड़ा, मैं इधर कहता हूं कि थोड़ा आपको गाइड करे, इधर से गाइड करते हैं। अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से, मुकेश जी को भी सुनना जरूरी है। थोड़ा सा होता है, थोड़ी दिक्कत आती है, कोई बात नहीं। लेकिन अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं बिहार की सियासत को आज की तारीख में? बहुत कुछ सुबह से कवर कर रहे हैं आप, और वैसे में शाम होते होते भी परिस्थितियां बदलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। क्या बहुत बड़ा झटका दे दिया है तेजस्वी यादव ने? राजीव जी, तेजस्वी यादव भी झटका दे रहे हैं और चिराग पासवान भी झटका दे रहे हैं, दोनों झटके दे रहे हैं इस समय। बीजेपी तो राजीव जी इस समय डबल झटके खा रही है। नीतीश कुमार भी झटका दे रहे हैं, तो सभी झटके दे रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी बेचारी करे तो करे क्या फिर? मतलब बिहार में जाके फंस गई है। चुनाव आयोग से जितनी उम्मीद थी उतनी चुनाव आयोग मदद नहीं कर पाया। कहा था 2 करोड़ वोट काटने के लिए, काट पाया 80 लाख ही। तो काफी ज्यादा बीजेपी संकट में है राजीव, बिहार में कुल मिलाकर अगर देखा जाए। और तेजस्वी यादव ने जो राजीव जी कल दांव चला और आज जिस तरीके से लोग शामिल हुए हैं, ये एक संकेत राजीव जी ये है कि कल की घोषणा तेजस्वी की, उसका एकदम से बिहार में मैसेज गया है जनता के बीच, ये समझा जा सकता है। और उस मैसेज के बाद जो लहर एक जो उठती है वो उठना शुरू हुई है। और उसकी शुरुआत जो है ये आज 4 लोग जो शामिल हुए हैं जनता दल यू के महत्वपूर्ण लोग हैं। उनमें से एक तो पूर्व सांसद भी हैं, संतोष कुशवाहा जो हैं, वो शामिल हुए हैं, पूर्णिया से पूर्व सांसद हैं। तो ये एक देखा जा सकता है, मतलब इसको समझा जा सकता है कि अब एक जो चुनाव से पहले चीजें हुआ करती हैं
लहर बनने वाली जिसको कहा जाता है राजनीति की भाषा में, तो वो लहर बनना अब शुरू हुई है महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की। लेकिन बीजेपी अपने साथियों के साथ अभी भी उलझी हुई है। राजीव जी, आप देखिए कि आज दिन भर जो कार्यक्रम चले और जिस तरीके से मान मनोबल चली, बीजेपी के नेता चिराग पासवान के यहाँ कई बार गए, उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ गए, जीतन राम मांझी से बातचीत की गई, लेकिन क्या आपने सुना कि नीतीश कुमार के दूत ललन सिंह या संजय झा जो है वो चिराग पासवान के यहाँ गए या जीतन राम मांझी के यहाँ गए या उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ गए? आखिर क्यों नहीं गए? अगर बीजेपी जा रही है द्वारे द्वारे मनाने के लिए इनको, तो नीतीश कुमार के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? जबकि नीतीश कुमार की पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनना है। तो मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार को ही बनना है तो इनको मनाने की जिम्मेदारी फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं चाहिए थी? बीजेपी कह रही थी नीतीश कुमार से, भाई आपको अगर बनना है मुख्यमंत्री तो इनको समझाओ, इनको जिसको आप गठबंधन में। लेकिन ये नहीं, कोई गठबंधन में जो है वो नीतीश कुमार के लोग किसी को नहीं समझा रहे हैं, बीजेपी समझा रही है। इसका मतलब राजीव जी सीधी सीधी बात ये है कि ये जो चल रहा है बिहार में एनडीए में, ये बीजेपी के बनाई हुई जो रणनीति थी उसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं और नीतीश कुमार भी बैठकर हाथ ताप रहे हैं और बीजेपी इससे मजे ले रहे हैं कि चलो हमको बहुत झटका दे रहे थे, अब झटके खाओ, तुम ही निपटो, हम काय को निपटे। भाई तुमने ही तो आग लगाई थी कि नीतीश कुमार को नहीं बनाना है मुख्यमंत्री पद का दावेदार, घोषणा नहीं करेंगे, मत करो घोषणा जी। अब तुम करना चाहते तो करो, अब मनाओ इनको, चिराग पासवान को मनाओ, इनको जीतन राम मांझी को मनाओ, उपेंद्र कुशवाहा को, हमसे क्या लेना देना है? हम तो अपना चुनाव लड़ेंगे, हमारी अपनी सीटें तय है 122, हम पे लड़ना, उससे एक कम पे नहीं। अगर आप चिराग पासवान के सामने झुक जाते हैं, बीजेपी अगर झुक जाती है, अगर जीतन राम मांझी के सामने झुक जाती है, उपेंद्र कुशवाहा के सामने झुक जाती है, तो किस दम पे फिर राजीव जी नीतीश कुमार के सामने हट के खड़ी रहेगी बीजेपी? बड़ा सवाल है ना कि आप जीतन राम मांझी से दब रहे हैं, आप चिराग पासवान से दब रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से भी दब रहे हैं, और जिस नीतीश कुमार के चेहरे पर आप वोट देना चाहते हैं 20 साल तक, जिनके कंधे पर आप सवार रहे, तो आप उनके सामने नहीं झुकेंगे? तो ये तो नहीं हो सकता है। इतने तो कमजोर नहीं हो गए नीतीश कुमार की, चिराग पासवान से भी कमजोर हो गए और जीतन राम मांझी से भी कमजोर हो गए। तो ये राजीव जी जो बीजेपी ने बोया है, तो वही सामने बीजेपी क्या आ रहा है। कहावत जो है कि बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होए? तो बीजेपी ने बबूल बोया है उसी को काट रही है, आम कहां से आएगा? तो ये राजीव जी बीजेपी का जो एनडीए में जो उसने खुराफातें की हैं, वो उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सफल हो गए चुनाव आयोग की मदद से, यहाँ भी कोशिश की, लेकिन यहाँ उस तरीके से शायद सफल नहीं हो पा रहे हैं। तभी द्वारे नगर करेंगे एसआईआर पे भी, बिल्कुल एसआईआर पे भी बात करेंगे जब आप चुनाव आयोग की बात हो रही। मुकेश जी, मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आ रही है? अब बिल्कुल, अब क्लियर आवाज आ रही है। बिल्कुल, आपकी आवाज नहीं आ रही थी उतनी देर से। मुकेश जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, और इसमें जो दलितों के ऊपर जो अत्याचार है, अभी जो 3-4 उदाहरण बिल्कुल एक साथ आ रहे हैं बिहार के चुनाव में, आप क्या देखते हैं? जिस बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, प्रशांत जी भी, प्रेम कुमार जी भी बता रहे थे, सुनील शुक्ला जी भी बता रहे थे, कितना असर इसका पड़ता हुआ दिखाई देता है? देखिए, हर चीज का असर पड़ेगा राजीव, असर नहीं कैसे पड़ेगा ये तो इसका तो कोई आधार ही नहीं है। कितना पड़ेगा ये अब इसको क्वांटिफाई करना सबके लिए बहुत कठिन है। निश्चित रूप से हम लोग इस रूप में देख सकते हैं कि भाई कितने % दलित हैं, अच्छा क्या उनको ये बात इफेक्ट करेगी, वो उससे नाराज होंगे, तो उस लिहाज से कितना पड़ेगा हम लोग जरूर कुछ कयास कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मोटे तौर पे 2-4-6 बातें जो अभी एक तरीके से कहिए कि चुनाव का माहौल बन रहा है, उसमें क्या क्या निकल के आया। आज ही की बातचीत में अगर हम लोग देखें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आरजेडी में जा रहे हैं, यानी उनको आरजेडी में प्रोस्पेक्टिव दिख रहा है, उनको वहां पर उम्मीदें दिख रही हैं। ये वो नेता नहीं है जो किसी सिद्धांत और उसूल के लिए कहीं आने जाने वाले नेता है। ये सिर्फ चुनावी मौसम में इसलिए अपना मूवमेंट करते हैं। किसी भी पार्टी का नेता किसी भी पार्टी में जाए आए जहां उसको ये लगता है कि मेरे लिए कुछ बेटर प्रॉस्पेक्ट होगा, तो आपके लिए तभी होगा जब उस पार्टी के लिए होगा जिसमें आप जा रहे हैं। एक बात तो ये मुझे समझ में आती है, और ये घटनाएं भी और भी किसको अभी कौन किधर से कहां कौन आएगा कौन जाएगा, राजनीतिक दल भी एक दूसरे को लुभाने के लिए, तरह तरह की बातें करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहे हैं। तो उस लिहाज से कोई बिहार का चुनाव कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा। दूसरी चीज है कि जो अभी ज्वलंत मुद्दे हैं, क्या उसका उन पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा।
तीसरी चीज है, यानी जिसकी बात आपने की दलित एट्रोसिटी की, उसकी बात मैं कह रहा हूं, बिल्कुल पड़ेगा। अगली चीज क्या है जिसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, वो है कल जो तेजस्वी ने अपनी घोषणा की है कि हम हर परिवार को, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस हर परिवार को हम एक सरकारी नौकरी देंगे। जैसा प्रेम कुमार जी ने शुरुआत में कहा था कि इस बात की भले समीक्षा कैसे दोगे, कहां से लाओगे, वगैरह वगैरह, और कल जो आपने भी अपने शो में चर्चा की, भाई ये बातें नरेंद्र मोदी से किसी ने पूछी थी क्या कि तुम 2 करोड़ नौकरी कहां से लाओगे हर साल? जी। तो वो बातें सब काउंटर के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन हाँ, इस बात में, तेजस्वी के इस ऐलान में, उनकी इस घोषणा में एक टर्निंग पॉइंट जैसा पैदा करने की खूबी तो है। अब ये मान लेना कि नहीं साहब, एनडीए धड़ा जो है वो बहुत कमजोर है और लहर उनके खिलाफ है, वैसा भी फिलहाल तो नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे चुनाव पिक करता है चीजें बदलती हैं। और एक नेता ने हमसे कहा था कि हफ्ते भर में चुनाव बदल जाता है। तो चुनाव चीज ही ऐसी है, इसीलिए आप देखिए कि हर पार्टी एक दावा करती है कि मेरे पक्ष में जो है वो लहर है, और बिल्कुल दूसरा तो हमारा सामने विरोधी तो कहीं है ही नहीं। ये एक सामान्य पॉलिटिकल नैरेटिव होता है। जो चीजें महत्वपूर्ण सरफेस पे दिख रही, जैसे कुछ दिनों पहले जब तक तेजस्वी का ये ऐलान नहीं आया था, मैंने आपके शो में भी कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो इन्होंने रेवड़ी बांटने वाली जो पहल की है, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने वाली और 1-1 हजार रुपए युवाओं को देने वाली, इसका कोई असर नहीं होगा, ये मैं मानने को तैयार नहीं था। क्योंकि इनका ये टेस्टेड फॉर्मूला है। इन्होंने मध्य प्रदेश से शुरू किया था लाडली बहना, और उसके बाद इन्होंने हर राज्य में उस मॉडल को अपनाया। इनकी देखा देखी दूसरी पार्टियों ने भी, जो इनकी विरोधी पार्टियां थी, उन्होंने भी अपनाया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, सबने अपनाया अपने अपने ढंग से। और वो आज की तारीख में एक ऐसा रूल सा बन गया है कि साहब हमको जो है सो महिलाओं के लिए और कुछ ना कुछ ऐसी एडिशनल स्कीम लानी चाहिए, देनी चाहिए, ऐसा एक नैरेटिव अक्रॉस द पार्टी बना लिया गया है। उसमें एक बहुत बड़ा डेंट इस तरह के प्रयास से आएगा। अब ये प्रयास, जाहिर सी बात है, अच्छा बहुत लोग इस ये कह रहे हैं ये होगा कैसे, फलाना है ठिकाना है, बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई, ये कैसे हो जाएगा? अरे भाई, जिसने ये घोषणा की है वो ये भी तो कह रहा है कि हमारे पास जातीय जनगणना के आंकड़ों के माध्यम से वो हर आंकड़े हैं उन परिवारों के जिनको कि इस योजना से लाभ पहुंच सकता है, पहुंचना चाहिए। यानी होमवर्क किया गया है, हवा में नहीं। आप ध्यान करें, राहुल गांधी ने क्या कहा था, 8,000 रुपए हम हर परिवार को देंगे। ठीक है, दूसरा पक्ष ऐसी बातों का मजाक बनाएगा जिनको राजनीति करनी है, वो राजनीति में होता रहा है ऐसा। यहां पर जो बहुत बड़ा फर्क, जो बिहार चुनाव से एक बहुत बड़ा संदेश अपेक्षित है इस देश को, इस समाज को और शायद दुनिया को भी, कि क्या बिहार के लोग डिसाइसिव तरीके से ये तय करेंगे कि सुबह से शाम तक झूठ बोलने वाले लोगों के साथ वो खड़े होना चाहेंगे, या इस बार की राजनीति बिहार के जरिए पूरे देश को परिवर्तन का कोई राह दिखाएगी। क्योंकि देखिए, बीजेपी के बड़े नेता, शीर्ष नेता, झूठ की राजनीति करने के मामले में तो उनका कोई और जोड़ तोड़ ही नहीं है। और नेता तब तक झूठ की बातें करता रहेगा, वो जरूर करेंगे भाई, जब उनकी झूठ की दुकान चल रही है, वो एक के बाद एक चुनाव जीत रहे हैं। अब वो तो बाद में पता चलता है कि साहब उनके चुनाव जीतने के में चुनाव आयोग का बहुत बड़ा खेल है। इस कलई को भी खुलने में तो बहुत वक्त लगा ना जी। कब से बीजेपी यही खेल खेल रही है। लेकिन अब जब एक्सपोज हो गए हैं, तब सवाल यह है कि आखिरकार जनता सर्वोपरि है, इसमें कोई दो राय नहीं, जनता जनार्दन जो कहा जाता है। तो अब वो क्या ये बदलाव, बड़े बदलाव, जिस बदलाव की पूरी देश उम्मीद कर रहा है, आखिरकार हम लोग बिहार की इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार के चुनाव का महत्व सिर्फ उस राज्य के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी बहुत ज्यादा है। वहां से जो चीज निकल के आएगी उसका असर पूरे देश पर, देश की राजनीति पर और देश की नीतियों पर पड़ेगा। तो मुझे ये दिखता है कि अभी बहुत शुरुआती दौर है। ठीक है, उठापटक होती है हर गठबंधन में, इधर से भी कुछ खबरें आएंगी, उधर से भी खबरें आएंगी। भाई हम तब कह सकते हैं कि किसी को कटिंग एज मिल गया जब एक गठबंधन के साहब हमारा पूरा का पूरा इशू सॉल्व हो गया है, चाहे वो हम एनडीए हो चाहे वो हम इंडिया गठबंधन हो, कि हमारा पूरे इशू सॉल्व हो गए। देखिए साहब, ये रही हमारी टोटल लिस्ट, हमने आपस में जो भी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी थी या डील करनी थी हमने सब कर ली। वो अभी नहीं हुआ है ना। अभी कोई पक्ष ऐसा नहीं है जो कि अपने उस टास्क को पूरा कर चुका है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि गठबंधन की राजनीति ही ऐसी होती है, यहाँ आखिरी मौके तक एक दूसरे के साथ खींचतान की ही जाती है। सब जानते हैं कि अगर हम पहले से घोषणा कर लें अपने उम्मीदवारों की तो हमारी जो पोजीशन है चुनाव लड़ने की वो बेहतर हो जाएगी, लेकिन करें तो करें कैसे?
तो आखिरी मोमेंट तक उसको जाने खींचना ही होता है। ये सामान्य प्रक्रिया है, हर राज्य में हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं खाली है एक जगह, ये हर जगह होता है। हाँ, अब कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो क्या कितना प्रभाव छोड़ेगी वो बिहार में इंटरेस्टिंग होगा देखना। जैसे कि हम लोग ये कहते रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी की बी टीम है, उससे पहले कहते रहे वो वैसी टीम है। कल से मायावती के इस बारे में भी ये बातें लोग कहने लगे हैं कि साहब वो भी जो है वो एबीसी टीम की तरह ही बीजेपी के काम कर रही हैं। ये सब चीजें होंगी, कही जाएंगी। जमीनी हकीकत कुछ और हो सकती है कि हो, क्यों कैसे पता चलेगा जमीनी हकीकत क्या हो जाए, इसी बात है चुनाव के नतीजों से पता चलेगा। तो तब तक हमें इंतजार करना होगा और उससे पहले हम ये सीधे सीधे रूल आउट करते हैं भाई अगर प्रशांत किशोर ने इस लायक अपने आप को बना लिया है कि आज हम और आप उनकी बात करते हैं, तो वो कैसे हुआ है? क्या उन्होंने वहां के पॉलिटिकल एरेना में, वहां के पॉलिटिकल मानचित्र में अपनी कोई जगह दिखाई है, बनाई है? अब वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी कमजोर है, वो उसका फैसला तो नतीजों से होता है। तो ये दो चार बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि जो 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 कॉमन दिखती हैं, जो बात होनी चाहिए, खासतौर से जर्नलिस्टों की तरफ से। हम और क्या हम उसमें देख पाएंगे भाई? अब अगर मान लीजिए कि तेजस्वी यादव ने जो कल घोषणा की है वो घोषणा अपने मुकाम तक पहुंच जाए तो स्वीप करना चाहिए फिर तो आरजेडी को। आपकी कोई स्कीम जिसका बेनिफिट हर घर को, हर परिवार को होगा, अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस एनी कास्ट एंड कम्युनिटी, सब कुछ भी जोड़ लीजिए, तो भैया तो तुमको तो स्वीप करना चाहिए। तो लेट अस सी, देखते हैं आगे समय में, आने वाले समय में कैसे ये चीज और करती। जी मुकेश जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके साथ एक काउंटर सवाल ये भी बनता है कि तब तो जो 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए जो बांटे गए हैं उसमें भी वहां स्वीप होना चाहिए, क्योंकि महिला मतलब परिवार। तो इन सब पे दोनों साइड, या यहां पर तेजस्वी यादव ने काउंटर कर दिया उनके 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को जो आपने 10-10 हज़ार रुपए दिए, फिर जो बेरोजगार हैं उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए जो आपने पैसे दिए जो नरेंद्र मोदी ने दिया, तो ये भी है। मुकेश जी क्या? मैं एक बात पर जोड़, निश्चित रूप से काउंटर ही है, बिकॉज आप देखिए पहले भी एक जगह कहीं एक पार्टी ये कहती है हम 2000 देंगे महिलाओं को, दूसरी पार्टी कहती नहीं हम 2500 देंगे। तो ये काउंटर करने के लिए तो इस तरह से, या देखिए कोई कहता है कि हम फ्री बिजली देंगे, दूसरा कहता नहीं दे कैसे सकता, अच्छा लाओ हम भी दे देते हैं, हम उससे ज्यादा दे देते हैं, उससे कम दे देते हैं। ये काउंटर नहीं, लेकिन यहाँ पे रोजगार की बात है मुकेश जी, यहाँ रोजगार की बात है, रोजगार की बात है। जब वो बहुत बड़ी बात है, मैंने यही तो कहा कि अगर तेजस्वी ने जो बात कही है उस बात पे जनता यकीन कर ले और वे अपनी बात को मतदाताओं तक पहुंचाने में सफल हो जाए, तो ये सिर्फ एकमात्र एजेंडा स्वीप करने के लिए काफी है। स्वीप करने के लिए जी सुपड़ा साफ हो जाएगा सबका। अब इससे बड़ा एजेंडा आप क्या लेके आओगे? दूसरा एजेंडा, अब मान लीजिए नौकरी की बात है, रोजगार की बात है, एक ही स्कीम से नौकरी, रोजगार, पलायन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी इसी एक स्कीम से। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में दूसरा सामने वाला जो काउंटर करेगा वो क्या लेके आएगा? अब उससे इससे बड़ी कोई चीज लेके आए तब तो बात बने। जी राजीव, सही कह रहे हैं। प्रेम कुमार जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूँ, आधे घंटे का समय उसमें खत्म करना है अपने को, प्रोग्राम को। पहले बोल रहा हूँ आप लोगों को, सवाल ये है कि यहाँ एक तरफ दलितों को लेकर पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है, और इसलिए और उस पे भी जब सीजेआई के ऊपर जूता फेंका गया, कई लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, ये सब हम लोग देखते आए। हमारा समाज किस दिशा में सोचता है इसका नमूना है वो, और हरियाणा में जो कुछ हुआ वो सब भी। लेकिन इन सब के बीच अगर अल्पसंख्यकों मुसलमानों की बात करें, आप चूंकि वहां ग्राउंड जीरो पे हैं इसलिए मैं थोड़ा मुसलमानों का नाम लेते हुए कह रहा हूं। हालांकि पत्रकारिता में मुसलमान, हिंदू, इन सब शब्दों से बचने की हिदायत दी जाती है, लेकिन अब तो उल्टी गंगा बह रही है, इसलिए मैं भी उस गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह उठता है, जो सीमांचल है, जहां असदुद्दीन ओवैसी साहब जाकर 5 सीटें जीत के आए थे, अभी वहां की क्या स्थिति है? और ऐसे ही जो मिथिलांचल है उधर क्या स्थिति है? अगर भोजपुर एरिया देखा जाए तो उधर क्या है? चूंकि प्रेम कुमार जी आपने पूरा सर्वे किया है, आपसे बेहतर कौन बताएगा। मगध का एरिया, तिरहुत का एरिया, इन सब और इधर मुंगेर वाला पार्ट जिसे आजकल अलग नाम दे दिया गया है, अंग प्रदेश कहा जाता है। जरा इन सबको जरा बताने की कोशिश कीजिए कि अलग अलग जगहों पे अगर बांटकर बिहार को देखा जाए
और शुरुआत जरा सीमांचल से कीजिए तो बेहतर होगा। ऐसा है राजीव जी के निश्चित रूप से असदुद्दीन ओवैसी जी ने कुछ सीटें जीती थी बीते चुनाव में, लेकिन तब और अब की परिस्थिति में बहुत फर्क है। ओवैसी जी को काफी मेहनत करनी पड़ रही है आम मुसलमानों के बीच में ये बताने के लिए कि हमें वोट देना क्यों जरूरी है, और इसके लिए ही वो राजनीतिक पहल उन्होंने की कि हमें 6 सीट दे दो, हम महागठबंधन में आने के लिए तैयार हैं। दरअसल उनका मकसद ये था अपनी मतदाताओं को ये बताना कि हम बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन के साथ हैं, इसीलिए आप हमको वोट कीजिए। देखिए कितना बड़ा फर्क आ गया। तब अलग लड़कर के वोट मांग रहे थे, आज इनको बताना पड़ रहा है कि हम महागठबंधन के ही साथ रहेंगे, आप हमको दीजिए। तो अब हालांकि उनका नैरेटिव थोड़ा बदला है, अब वो दर्शकों अपने समर्थकों को इस तरह से समझा रहे हैं, या AIMIM के कार्यकर्ता ये बता रहे हैं कि देखो हमको जिता दोगे तब भी हम बीजेपी के खिलाफ ही जाएंगे और इस महागठबंधन सरकार का ही समर्थन करेंगे, मगर ये महागठबंधन वाले हमको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमको वोट दो। ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये है कि सीमांचल ही नहीं, पूरे प्रदेश के मुसलमानों का एक सेंस है और एक भावना है, वो राहुल गांधी के साथ अगाध प्रेम कर रहे हैं मुसलमान इन दिनों, अगाध। आप किसी भी युवा से बुजुर्ग से बात कीजिए, राहुल गांधी के लिए एकदम आंख बंद करके उनका स्नेह है। उसके अलावा लालू प्रसाद जी की पार्टी उनके लिए तो रहा ही है मुसलमानों का समर्थन, नीतीश कुमार के लिए भी हुआ करता है कई जगहों पर, कई पॉकेट्स में, लेकिन इस बार नीतीश कुमार जी के लिए वो समर्थन घटा है और महागठबंधन और कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। वो वक्फ वाला मामला वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो घटनाएं उस दौर की, और इसके अलावा देश भर में जो घटनाएं घटती रही हैं, तो मुसलमानों का एक नीतीश कुमार से छिटकना इस बार के चुनाव की बड़ी घटना होगी, ऐसा हमें अभी से लगने लगा है। इसके अलावा आप सीमांचल की बात कर रहे थे, सीमांचल में ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। जो घटना अभी संतोष कुशवाहा को आरजेडी में लाने से के रूप में दिख रही है, ये भी उसी पूर्णिया की घटना है। पूर्णिया में पप्पू यादव भी हैं और पप्पू यादव अपने किस्म के नेता हैं, कब किसके खिलाफ वोट देते हैं, क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो उनको बैलेंस करने में भी ये काम आएगा। और दूसरी बात है कि इस चुनाव में हम दलित और कुशवाहा वोटर्स को एक महत्वपूर्ण रूप में देख रहे हैं और इनके रुख से ये चुनाव बदलेगा। दलित वोटर्स का हम पहले ही बता चुके हैं कि झुकाव बढ़ा है महागठबंधन के लिए, और हाल की जो घटनाएं हैं उस पर जो खामोशी है, दलित को जूते पड़ रहे हैं, दलित सुसाइड कर रहा है और कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो दलित के भीतर एक वो जो महागठबंधन के प्रति झुकाव था, सत्ता से जो विरोध था, उसका एक खामोश शिफ्टिंग जो है वो महागठबंधन की ओर मजबूती से हो रहा है और होगा, ऐसा हमें लग रहा है। इसके अलावा कुशवाहा की हम बात कर रहे थे, जो पूरे प्रदेश में कुशवाहा एक महत्वपूर्ण वोट है और इसको अपनी ओर करने के लिए बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया, लेकिन सम्राट चौधरी जिस तरह से अपनी पार्टी के भीतर भी और बाहर भी मतलब एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर एस्टैब्लिश हुए हैं, तो उसके बाद कुशवाहा वोट पर भी उनकी पकड़ नहीं रही है, तो उनका दारोमदार ले दे करके जो एनडीए में जो कुशवाहा हैं, उपेंद्र कुशवाहा, उन पर दिखता है, जिनका पहले जैसी पकड़ उस जाति में नहीं रह गई है। इस बीच कुशवाहा वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तेजस्वी यादव ने बीते 6 महीने से बहुत मेहनत की है और उसी मेहनत का ये आज नतीजा दिख रहा है कि एक पूर्व सांसद आरजेडी में आया है। तो ये कुशवाहा वोटर्स का ऐसे भी बातचीत में भी झुकाव जो है पहले एनडीए की तरफ होता था, इस बार वो बदला है। तो ये दलित वोटर्स, कुशवाहा वोटर्स
और मुस्लिम वोटर्स का पहले से ज्यादा झुकाव महागठबंधन की ओर होना, ये 3 ऐसी बातें हैं जो चुनाव परिणाम को डिसाइड कर रही हैं। ये हम कह रहे हैं, चुनाव परिणाम को यहाँ पे डिसाइड दो बातें और, जरा उसका भी जवाब जल्दी से दे दीजिए। एक, महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपए मिल गए, उन महिलाओं में क्या प्रतिक्रिया है? दूसरा, मुकेश सहनी इधर इस खेमे में हैं, और जो मल्लाह वोटर्स हैं, और बिहार तो आप जान रहे हैं कितनी सारी नदियां हैं, कोसी है, गंगा है, गंडक है, सोन है, ये सारी नदियां हैं, और नदियों के किनारे ठीक ठाक लोगों की बसाहट है, वोटर्स काफी हैं। इसलिए भी मल्लाह वोटर्स का कितना असर है मुकेश सहनी के रहने के कारण, और महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिल गए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की कृपा से, तो उसका कितना फर्क उधर पड़ रहा है? और देखिए, पहले मुकेश सहनी की ओर ही आते हैं। मुकेश सहनी, और चूंकि मल्लाह वोटर्स बिखरी हुई आबादी है, इसलिए कहीं पर मुकेश सहनी अपने दम पर चुनाव जीत पाने की स्थिति में नहीं होते हैं, ये फैक्ट है। उनको सपोर्ट चाहिए, चाहे एनडीए का चाहे महागठबंधन का। इस बार उन्होंने, क्योंकि एनडीए ने उनके विधायकों को खरीद लिया था, अपनी ओर मिला लिया था, तो एक बहुत नाराजगी थी, तो इस बार उन्होंने महागठबंधन को पकड़े रखा है और डिप्टी सीएम बनेंगे ऐसा मल्लाह के बीच में संदेश दे रखा है। मल्लाह और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी जातियां हैं जो कि निषाद समाज से के करीब हैं, उन सबको वो एक सूत्र में बांध करके उसका परसेंटेज भी वो बढ़ाकर बोलते हैं, और खुद को अति पिछड़ा से भी जोड़ते हैं ताकि डायमेंशन बड़ा हो जाए, और कहते हैं जब इतना बड़ा समाज है तो इसका डिप्टी सीएम क्यों नहीं होगा। तो एक मास अपील वो क्रिएट करने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन कितने हद तक कामयाब है ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन पहले से ज्यादा उनकी मास अपील बनी है, और शायद डिप्टी सीएम पर मान लेता है महागठबंधन, तो उनका वो प्रभाव और बढ़ेगा, मास अपील और बढ़ेगा, ऐसा हमें लगता है। और खास करके जो कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर कि मल्लाह वोटर्स की संख्या ज्यादा है, समस्तीपुर के आसपास का इलाका, मुजफ्फरपुर के आसपास का इलाका, तो उन जगहों पर इसके नतीजे दिखेंगे। इसके अलावा जो आपने बात की महिलाओं की, तो महिलाओं को 10,000 रुपए मिलने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता दिख रहा है। वो इम्पैक्ट सवर्ण की महिलाएं तो और स्ट्रांगली नीतीश कुमार के पक्ष में और एनडीए के पक्ष में है। इसके अलावा बाकी महिलाएं भी जो हैं, उनके लिए 10,000 माने रखते हैं, और कोई ये नहीं पूछता है कि कौन पैसा दे रहा है, किस मकसद से दे रहा है, वो नहीं, पैसे आ रहे हैं, इसका जो पॉजिटिव असर नीतीश कुमार और एनडीए को उसका फायदा मिलेगा। लेकिन हाँ, इसी की काट के लिए, क्योंकि ये इम्पैक्टफुल है, इस बात को तेजस्वी यादव ने भी समझा है, महागठबंधन को भी पता है, सबको पता है कि 10,000 रुपए देने का असर पड़ेगा। इसीलिए तेजस्वी यादव ने हर घर नौकरी का नारा देकर के इसको एक बैलेंस करने की कोशिश की है। जी जी जी, बहुत शानदार विश्लेषण, आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी हैं हमारे साथ, शायद स्टिल हो गए हैं प्रशांत जी। चलिए प्रशांत जी आते हैं, लेकिन सुनील शुक्ला जी, कितना असर इस पे, सुनील जी, ये मतदाता सूची का कितना असर पड़ने वाला है? सुनील जी सुन रहे हैं? जी जी, मतदाता सूची, हम लोग तो सब कुछ बातें कर रहे हैं, हर पॉकेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वहां पर्चा जो है वो कोई और लिखेगा तो फिर ये इन सारी चीजों का कोई फर्क ही नहीं है। नहीं, मतदाता सूची का तो असर है। अगर आप किसी भी राज्य के मतदाता सूची से 70 लाख मतदाताओं को बाहर कर देंगे, हो सकता है कुछ ऐसे हो जो जिनमें मामले भी हो, जिनकी मृत्यु हो गई हो, या जो बिहार राज्य छोड़ के चले गए हो, ऐसे लोगों की संख्या हो सकती है, लेकिन वो 70 लाख है, यह इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। दूसरी चीज यह है कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों असर है। एनडीए अगर उसका सकारात्मक असर देख रही है, तो एनडीए के खिलाफ नकारात्मक असर भी है कि जिन लोगों के नाम कट रहे हैं, जिनके नाम काटे जा रहे हैं, उसको लेकर के भी लोगों में नाराजगी है, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार सर्वाधिक जो नाम कटे हैं वो महिलाओं के ही हैं, और महिलाओं को माना जाता रहा है कि 29 कुमार जी के समर्थक महिला है। दूसरी चीज की, और जो नाम कटे हैं कि 2003 को इसको बेस माना गया है, उसमें बड़ी संख्या युवाओं की है। युवाओं क्या ही प्रतिक्रिया इसको लेकर के,
और जो मतदाता सूची में है उनमें भी इस बात की नाराजगी है कि आखिर युवाओं का नाम क्यों काटा गया, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का सर्वाधिक असर इसी दो वर्ग में है। यह निश्चित रूप से जो उनको आर्थिक सहायता दी गई है 10,000 रुपए की, पेंशन राशि बढ़ा दी गई है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय बढ़ा दिया गया, जीविका साथियों के मानदेय बढ़ा दिए गए, ये जो तमाम घटनाक्रम हुआ उसका असर ऐसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन यह भी असर है कि 10,000 रुपया एक बार लेकर के संतोष कर लिया जाए, या एक आश्वासन जो व्यक्ति दे रहा है कि 2.5 करोड़ परिवारों को नौकरी देगा, उसको देखा जाए। 2020 के चुनाव में इस घोषणा का तो असर दिखाई पड़ा था, और बिहार राज्य में नौकरी का वादा करने वाले के प्रति लोगों का समर्थन न हो, यह हमें स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि नौकरी को लेकर के पूरे बिहार राज्य में एक अलग तरह का उत्साह रहता है। लोग चाहते हैं कि नौकरी मिले, जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनकी नौकरी नियमित हो जाए, कम से कम संविदा की ही नौकरी मिल जाए, दैनिक वेतनभोगी ही हो जाए। लेकिन एक उनके मन में अभिलाषा रहती है, क्योंकि और कोई स्रोत नहीं है, मजबूत स्रोत नहीं है वहां, कोई औद्योगिक विकास तो वहां नहीं है, या कोई संगठित क्षेत्र में ही कोई बहुत लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो उसका असर तो है, लेकिन जो असर चाह रहे थे लोग कि 2 करोड़ लोगों का नाम कट जाएगा और जो असर पड़ेगा उस सीमा तक नहीं जाएगा। इसका पॉलिटिकल असर केवल है कि नाम काटने की कोशिश की गई, सिविल सोसाइटी में इसका रिएक्शन है, लोगों को मताधिकार से वंचित करने के प्रयास किए गए, एक राजनीतिक नैरेटिव बना। इंडिया दल समूह राजनीतिक नैरेटिव को बनाने में कामयाब रहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि जो समाज का सबसे अति पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, उसमें असर है कि नहीं है, इसे बहस कर सकते हैं, लेकिन इसके असर से आप इनकार नहीं कर सकते। दूसरी चीज की जो बात एनडीए में भगदड़ की बात कही जा रही है, निजी तौर पे मैं इससे बहुत सहमत नहीं, क्योंकि जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, अगर कार्यकर्ता छोड़ के जा रहा है तो वह उस नेता का समर्थक है जिसको अपने पार्टी में या अपने संगठन में टिकट मिलने की संभावना नहीं है। ऐन चुनाव के मौके पर पार्टी छोड़ने वालों का यह निष्कर्ष निकाल दिया जाना कि उनके पार्टी विशेष के जो लोकप्रियता घट रही है उसके कारण वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही सरलीकरण है। लेकिन यह जरूर है कि नीतीश कुमार को लेकर के पूरे गठबंधन में यह एक बेचैनी है कि जो पैसा देकर के मतदाताओं को बांधने की कोशिश की जा रही है, वह क्या नीतीश कुमार के लोकप्रियता में जो गिरावट हुई है, क्रेडिबिलिटी में गिरावट आई है, उसका यह समायोजन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उनके अपने मतदाता उनका साथ छोड़े हैं, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। आज बिहार का जो चुनाव है वह काफी हद तक मुद्दों पे गया है। उन मुद्दों को बनाने में इंडिया दल समूह की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने इस सरकार की विफलताओं को लोगों के सामने लाया, पलायन के मुद्दे को सामने लाया, सरकार के द्वारा जो पिछले 20 वर्षों में जिस तरह की विफलताएं रही हैं उसको लोगों के बीच में विमर्श में लेकर के आए, और उस पूरे इस राजनीतिक घटनाक्रम में जो सरकार के खिलाफ एक माहौल बना, उसको चुनावी लाभ में बदलने की कोशिश की है इंडिया दल समूह ने। उस वातावरण को ये पैसे से बांट लेंगे, पैसा दे करके बांट लेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है लोगों के मन में। वो उनकी जो ध्रुवीकरण की कोशिशें हैं, ध्रुवीकरण उसकी ताकत रही है, वो कहीं से दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ी। एक और बात से मैं बहुत सहमत होता हूं, वह है दलितों का बीजेपी को समर्थन। मैं आज तक किसी भी दलित व्यक्ति से नहीं मिल पाया जिनको मैं जानता हूं, मैं दलित समुदाय के सिविल सोसाइटी से, जो बीजेपी के प्रति जिनका कोई आकर्षण रहा हो। किसी इलाके में जहां भी चुनाव हुआ वहां जाके भी देखा है, बात करके भी लोगों के मन में देखा है, जो अंबेडकरवादी लोग हैं उनके बीच में मैं देखा हूं। आखिर दलित समुदाय के बीच में कोई बीजेपी के प्रति मैंने आकर्षण नहीं देखा। बार बार कहा जाता है कि लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बीजेपी को वोट क्यों देंगे वो? बीजेपी को लेकर जो समाज हिंदुत्व के आक्रामकता को लेकर के इतना असंतुष्ट है, वह बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, वह हिंदुत्व को आक्रामकता के साथ लागू करने वाले दल के साथ क्यों चला जाएगा? क्या हासिल होगा उसको? उसका सामाजिक स्तर बेहतर हो जाएगा, उसके रोजी रोजगार के अवसर अच्छे हो जाएंगे, वह लोगों के बीच में उठने बैठने की उसकी ताकत बहुत अच्छी हो जाएगी, जो उसको संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है, ताकत मिली हुई है, वह पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। हासिल क्या होगा उसको? आखिर क्यों दलित मतदाता बीजेपी की ओर जाएगा? ये मुझे आज तक समझ बात नहीं आई। दलित समुदाय के बीच में बैठ के भी मैंने इसको समझने का प्रयास किया कि आखिर दलित बीजेपी को क्यों दे रहा है, क्या कोई नहीं दे रहा?
और कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार के उपचुनाव में मैंने इसको महसूस किया, वहां जाकर के मैंने महसूस किया। वाम सिर्फ के तमाम नेताओं को मैं जानता हूं जो मायावती जी के साथ नहीं है, लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ नहीं गए, वह उन ताकतों के साथ है जो कम से कम उनके सामाजिक न्याय के या सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए दिख रहा है। तो एक यह मायावती जी से छिटका हुआ मतदाता बीजेपी में चला जाएगा, मैं दूर दूर तक इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। मेरा अपना मानना यह है कि मायावती से छिटका हुआ जो मतदाता है दलित समुदाय का, वह उन ताकतों के साथ जाएगा जो सामाजिक सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि दलित समुदाय के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मायावती जी है, लेकिन उनका समर्थन, उनका मतदाता भी रह गया है, इसमें संदेह है। और काफी हद तक विश्वास कि उनका मतदाता उनका साथ छोड़ के चला गया। वह इन रैलियों से अपने मतदाताओं को अपने साथ नहीं ला सकती, और उनके कहने पर या उनके माहौल बनाने से, एक राजनीतिक विमर्श बनाने से उनका मतदाता बीजेपी को देने लगेगा, इससे भी मैं सहमत नहीं होता। जी प्रेम कुमार जी कुछ जोड़ रहे हैं। प्रेम कुमार जी, मैं छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूं कि दलित समाज जो है, जैसे आप चिराग पासवान की पार्टी है, पासवान, ये तो पूरी तरह से एनडीए में है और रामविलास पासवान जी के समय में भी एनडीए में है। और दलित में जैसे निषाद है, ये अपनी मांग कर रहे हैं कि हमको भी दलित में शामिल किया जाए। ये खुद को राम से जोड़ते हैं कि हम श्री राम के हमारा एग्रीमेंट हुआ था और हमारा संरक्षण देने का श्री राम ने वादा किया था। यानी धार्मिक रूप से भी वो खुद को जोड़ते हैं, हिंदुत्व से भी और इन चीजों से भी, परंपरा से भी। और पूजा पाठ या आप देखिए राम नाम रखना, दलितों में जितना नाम राम रखा जाता है उतना किसी समुदाय में नहीं रखा जाता है। तो हिंदुत्व से वो प्रभावित हैं। आज का हिंदू, जैसे मनुवाद के प्रति जो जागृति है वो जरूर एक आंदोलन बन रहा है, उनको एक है, लेकिन राजनीतिक रूप से जब हिंदुत्व की बात होती है, कोई हमने बहन मायावती जी को भी देखा है कि इशारों में उन्होंने वोट बदले हैं, वोट का रुख बदला है। हालांकि पिछले चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये चमत्कार दिखाया है। तो ये मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूँ। जी सुनील जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। सुनील जी, फिर मुकेश जी के पास आता हूं। मेरे जानने वाला जिन परिवारों को मैं जानता हूं, सैकड़ों परिवार हैं जैसे मेरे जाति संबंध है, दलित समुदाय के लोग, एक हिंदू नहीं रह गया है, वो बौद्ध धर्म की तरफ चला गया। एक, मैं कह रहा हूं विश्वास पूर्वक और दावे के साथ कह सकता हूं, उन सबके नाम हरि है, उनके नाम राम है, उनके साथ उनका नाम विष्णु है, उनका कृष्ण नाम है, लेकिन एक दलित परिवार जिनको मैं पिछले 50 सालों से जानता हूं, वो दलित नहीं रह गया, वो हिंदू नहीं रह गया। सुनील जी, प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि जैसे रामविलास पासवान की पार्टी, नहीं, अब वो समर्थन, मैं समझ गया बात जी। मैं ये कह रहा हूं, रामविलास पासवान जी, ये चिराग पासवान जी एक राजनीतिक ताकत है। आप मुझे बता दीजिए कि पिछले कई चुनावों में, पिछला एक चुनाव रामविलास पासवान जी की पार्टी बटी हुई पार्टी नहीं थी। 2020 में एक सीट जीती है, एक सीट जीती है बिहार में, और वो भी पार्टी छोड़ के चला गया। आप मुझे 20 में, 24 में, 15 में आप बता दीजिए कि इनको प्रचंड बहुत जन समर्थन मिल गया। और आज ये बीजेपी से अलग होकर के अपनी ताकत देख लें। ये सवाल ये नहीं है, सवाल है कि जो दलित समुदाय का कंसोलिडेशन है, वह जो बड़ा समूह है, वो बीजेपी को स्वीकार नहीं करता। आखिर वो कौन लोग हैं जो हिंदुत्व को छोड़ करके बौद्ध हो रहे हैं? जी, बड़ा सवाल इस बात का होना चाहिए। जी, और किन परंपराओं, किन विश्वासों के खिलाफ डॉक्टर अम्बेडकर ने विद्रोह किया था, और अम्बेडकर साहब को मानने वाले इस विश्वास के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? चलिए, ये अच्छी बात है सुनील जी, ये अच्छी बात है कि कम से कम अम्बेडकर साहब को मानने वाले अम्बेडकर साहब के नक्शे कदम पे चलें तो ज़्यादा अच्छा है और भटकाव ना आए। लेकिन मुकेश जी, आपके पास आना चाहता हूँ क्लोजिंग कमेंट के लिए। और हम लोग बहुत कहें तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा कर रहे हैं, और बिहार की सियासत में अगर जाति ना आए, धर्म ना आए, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों खासकर, तो फिर तो वहाँ की सियासत नहीं है, वहाँ की सियासत में कुछ कमी है, और इसलिए हम लोगों को भी मजबूरन करनी पड़ती है चर्चा। लेकिन जो बात प्रेम कुमार जी ने, और प्रेम कुमार जी ने अभी एक बहुत शानदार 2 महीने पहले एक सर्वे किया है इस चुनाव से पहले, और खासकर दलितों के ऊपर किया है, दलितों के द्वारा करवाया गया वो सर्वे।
इसलिए वो थोड़ा और भी नज़दीक से जान रहे हैं। लेकिन सुनील जी की दलील भी बहुत सही है, वो भी अपनी बात बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पर वो ध्यान दिला रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ज़रा मुसलमानों के बारे में जो बात कर रहे थे अभी प्रेम कुमार जी, उस बात को भी और आप कुछ और जोड़ना चाहें तो जोड़िए। एक बात, ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे समझ में आती है कि 2024 के चुनाव में और उससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी की जो ब्रांडिंग हुई है, उसमें मुस्लिम समाज राहुल गांधी के ऊपर अथाह भरोसा करने लगा है। उसका रिजल्ट हम लोगों ने बिहार में उतना नहीं देखा जितना उत्तर प्रदेश में देखा है, और उससे बेनिफिट जो है वो मिला अखिलेश यादव की पार्टी को। क्या बिहार चुनाव में उस चीज को, जैसे प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, तो मैं इसलिए उसको कनेक्ट कर रहा था, उसको देख सकते हैं हम लोग देखते हुए। और जो बी टीम की बातें हो रही थी, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे मायावती हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अब जनसुराज हो पीके की, ये बी टीम है, ये वोटकटुआ टीम है आज की तारीख में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम अलग अलग संप्रदाय, धर्म और जाति विशेष की राजनीति और ये जो राजनीति को प्रभावित करते हैं उनकी बात करते हैं, तो फिर कांग्रेस और मुसलमान, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव, मुझे जो बात इस आपके सवाल के जवाब में कहनी है कि जरा गौर कीजिए कि राहुल गांधी जिस तरह की बातें कहते रहे हैं और उनके पॉलिटिकल अपोनेंट बीजेपी जिस तरह से उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन करती रही है, उसमें बदलाव कहाँ आया है, फर्क कहाँ आया है? अगर आप गौर करें तो आज से 6 साल, 8 साल, 10 साल पहले बीजेपी ने राहुल गांधी का जैसा व्यक्तित्व गढ़ने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की। राहुल बदले क्या? राहुल कमोबेश वैसे ही है। उनकी बातें, उनका व्यवहार, उनकी नीतियां, फर्क क्या हुआ है? फर्क कहाँ हम लोग देखते हैं? हम लोगों को फर्क दिखता है उस नैरेटिव में, जो नैरेटिव बीजेपी ने बनाने की कोशिश की, उनके आईटी सेल के लोगों ने बनाने की कोशिश की, उस नैरेटिव के ऊपर कैसे पानी फिरा, ये हम लोगों ने देखा है। और इसीलिए आपका ये सवाल पैदा हुआ है जो आप सवाल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप किसी नेता को, अपने विरोधी को कहें ये पप्पू है, ये नॉन सीरियस है, ये समझता नहीं, ये जानता नहीं, और उसकी कही गई, बोली गई बातें काल के हिसाब से, समय के हिसाब से सही साबित हो रही हैं। और कुल मिलाकर के बीजेपी की राजनीति में एक बड़ी सिंपल सी बात है कि उनकी राजनीति में आपका दुश्मन कौन है, इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो बीजेपी की राजनीति के हिसाब से देश के दुश्मन सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों को, जो कांग्रेस की राजनीति है, जो राहुल गांधी की राजनीति है, जो उनके नैरेटिव्स हैं, उसमें मुसलमानों का एलिमिनेशन नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट बीजेपी हमेशा से इसी बात को लेकर तो उत्तेजित रही है कि यहाँ से मुसलमानों का कांग्रेस को इन ब्लॉक वोट क्यों मिलता है, कैसे इसको तोड़ा जाए। और जो उनका नैरेटिव था तुष्टीकरण की बातें, उसके पीछे यही तो इतनी सी बात थी, और था क्या, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इसको तोड़ने में, या इसको कहिए कि जो राहुल गांधी की छवि में जो हम बदलाव देखते हैं, वो क्या बीजेपी के कम प्रयास की वजह से है? प्रयास में कोई कमी नहीं। आज भी राहुल गांधी कोई बात बोलते हैं, कोई कहते हैं, बीजेपी के दर्जनों नेता अपना गला साफ करने लग जाते हैं, चाहे बिल्कुल उटपटांग बात ही कहनी पड़े उनको इसके लिए। तो ये साफ दिख रहा है कि आप अपने प्रतिद्वंदी को नॉन सीरियस बना करके जिस तरह की राजनीति करना चाहते थे, उसका वक्त शायद निकल चुका है। और बिहार में भी दिख रहा है। आप लाभ कहते रहें, राहुल गांधी ने जो बात छुई है वोट चोरी की, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन किया है, हमको आपको समझ में आई, तो क्या देश के साधारण जनता को समझ में नहीं आई है? बिल्कुल आई है, उसे भी जमीनी चीजें दिख रही हैं। तो उसकी यही वजह है कि हम परिस्थितियों को बदला हुआ देखते हैं। प्रेम कुमार जी या उनकी टीम ने जो एनालिसिस किया है, जो डाटा कलेक्शन किया है, वो चीज इसी तरह के बदलाव से पैदा होती है। लगे रहते हैं ना ये नेता लोग, वरना तो एक चुनाव लड़ करके और एक आदमी घर बैठ जाए, जीत गए तो सत्ता में चले गए, हार गए तो घर बैठ जाए, वैसा नहीं होता। क्यों? उसकी ताकत कहां से आती है? उसकी ताकत उस विचारों से आती है। और विचार क्या है कांग्रेस पार्टी के या राहुल गांधी के? हमको सबको साथ लेके चलना है। कहाँ चलते हैं, कहाँ कम चलते हैं, कहाँ नहीं चलते हैं, इस बात को लेकर के रार तकरार हो सकती है, राजनीतिक विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं साहब कांग्रेस जो है वो खाली यादव की पार्टी है, या खाली मुसलमान की पार्टी है, या खाली ब्राह्मण की या बनिए की पार्टी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कांग्रेस के बारे में।
जनाधार कहीं उनका कमजोर या मजबूत है, कहीं वो सीटें जीतते हैं हारते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लंबे समय से बहुत जगह से उनका सुपड़ा साफ है उत्तर भारत के राज्यों से, ये तथ्य से कोई नकार नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस का जो काम करने का तरीका है, उसमें जहां तक सोसाइटी के इन फैक्टर्स का सवाल है, जिसे हम लोग कास्ट के रूप में बोलते, देखते, समझते हैं, उसमें गड़बड़ नहीं जी। एक्चुअल में क्या डिलीवर होगा है वास्तव में कांग्रेस की जो पॉलिसियां रही हैं, उन पॉलिसियों का जो इफेक्ट है, अब आप देखिए, कल्पना करके देखिए, एक पॉलिसी मनमोहन सिंह लेके आए थे मनरेगा की, एक पॉलिसी वो लेके आए थे आरटीआई की, एक पॉलिसी लेके आए थे फूड सिक्योरिटी की, एक पॉलिसी लेके आए थे राइट टू एजुकेशन की। ये पॉलिसीज ऐसी हैं जिसने किस तबके को नहीं छुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हाँ, उनको मालूम है। अब इसी तरीके से आप बताइए कि 11 साल हो गए बीजेपी को, इनकी सरकार कौन कौन से ऐसे पॉलिसी लेके आई है जिसने हर तबके को छुआ है। अगर मान लीजिए मैं बहुत पॉजिटिव होकर सोचूं, मुझे एक चीज दिखती कि हाँ यार, यूपीआई एक ऐसा फंक्शन है जिसने कि वाकई में हर तबके को छुआ, हर वर्ग को छुआ है। लेकिन यूपीआई का जो मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी कांग्रेस के जमाने में एस्टेब्लिश हो चुका था, बन चुका था। तो जाहिर सी बात है, एक जमाने में एक पौधा लगेगा, दूसरे जमाने में हो सकता है वो पौधा बड़ा होकर के पेड़ बने और फिर और बड़ा बने। ये होता है, हमेशा होगा। तो वो जो पहलू है, हाँ, अब एक वक्त बदलाव कहां से आएगा, क्योंकि सारी बातें होती है सत्ता के उस नंबर से, बहुमत किसको मिला जी, और वहां से उसी में कांग्रेस कमजोर है। कैसे ठीक करेगी? कुछ संगठन की दिक्कतें हैं, कुछ अन्य दिक्कतें हैं। बीजेपी के पास यस, वो जो मैनेजरियल स्ट्रेंथ है उसका कोई जवाब ही नहीं है। प्लस चुनाव आयोग जब उसके साथ खड़ा हो गया है तो फिर तो कहने ही क्या है। बीजेपी के पास जो पैसा खर्च करने की ताकत है उसका कोई जवाब नहीं है। तो कुछ एक चीजें सबके पास कुछ न कुछ मजबूत चीजें हैं, कोई बैटिंग में मजबूत है तो कोई बॉलिंग में मजबूत है, उस वैसी दृष्टा है। जी राजीव, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण आप आखिर में कह रहे थे। एक, पैसा खर्च करने की ताकत बीजेपी में, और दूसरा, चुनाव आयोग साथ में हो तो फिर, और ये दोनों चीजें अगर कांग्रेस के पास आ जाए तो कांग्रेस की सरकार बन जाए आज अपने दम पे, जिसके पास आ जाए, चुनाव आयोग आ जाए तो। सुनील जी क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे प्रबंधन की बात कर रहा था जी, चुनाव का जो प्रबंधन है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि चुनाव का प्रबंधन, उस प्रबंधन एक शब्द है, इसमें तमाम चीजें शामिल है। बिल्कुल, केंद्रीय सत्ता का एक हाथ में होना, संसाधन संपन्न होना जी, बूथ मैनेजमेंट का रखना, संस्थाओं को प्रभावित कर लेना। रुपया कोई बांट सकता है, लेकिन चूंकि सत्ता में हो तो बांट दे रहे हैं। सही बात। यही मैनेजमेंट जिस मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं, और उसी मैनेजमेंट के तहत सब कुछ आता है, जिसकी बात कर रहे थे मुकेश जी। तो वो सब कुछ है, और देखते हैं इन सब के बीच चुनाव किस दिशा में जाता है। हम ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे और हमारी पूरी टीम आपको नजर आए।